अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें नैब के मजीद पर जो हैं वो काट दिए गए हैं। नैब अब 500 मिलियन रुपए से कम करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। ये बिल पेश कर दिया गया और फिर एहतसाब अदालत के जजेस की तकर्री का इख्तियार भी सदर मुमलिकत से वापस ले लिया गया है। इसके पीछे क्या राज है, क्या हुकूमत करना चाहती है? वैसे तो कहा जाता है कि ये सबके लिए ही बेहतर होगा, क्योंकि नैब जो बहुत मादर पिदर आज़ाद समझा जाता है, उसके अब थोड़े से जो पर हैं वो काटने चाहिए ताकि एहतसाब भी हो, लेकिन किसी हिसाब से हो। ये नहीं कि जनाब जिसके मर्जी आके उठा लिया जाए और जिसके ऊपर मर्जी केस दायर कर दिया जाए। तो एक तो ये मामला है। दूसरा, आज हुकूमती रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। राना सनाउल्लाह साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा बैठी हुई थी और जो मेनली उनका आइडिया था जिस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटेन की थी राना सनाउल्लाह साहब का, वो जो कल इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है इलेक्शन कमीशन के बाहर पुरअमन एहतजाज करने का, उसको उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा क्योंकि वो रेड जोन में आता है तो आप रेड जोन में दाखिल नहीं हो सकते, आपने पुरअमन एहतजाज करना है तो रेड जोन से पीछे पीछे रहकर आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को सीरियस ना लिया और आपने वायलेशन की इसकी, तो फिर आपको जुल्म और बर्बरियत की कहानियां पेश नहीं करनी चाहिए। यानी कि डायरेक्ट वार्निंग दे दी है कि 25 मई जैसा वाकया रिपीट हो सकता है। तो बेहतर यही है कि आप जो कोड है रेड जोन का उसको ऑनर करें, रेड जोन में दाखिल ना हो, और इलेक्शन कमीशन का दफ्तर जो कि रेड जोन के अंदर है, आपको वहां पे आने की इजाज़त नहीं होगी। फॉरेन फंडिंग के केस के बाद जो सूरत हाल है उस पर भी उन्होंने गुफ्तगू की, वो भी आपके सामने रखेंगे। आज पीडीएम का इजलास हुआ जिसमें वाज़ेह तौर पर यह फैसला किया गया है कि इमरान खान साहब और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और उसके ऊपर बाकायदा तैयारी शुरू कर दी गई है। इस इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि इमरान खान समेत पीटीआई के दीगर रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जाएगा। और फिर एक और चीज़ जो मौलाना फजल रहमान साहब ने बताई कि वो अपने मुलाजमीन नौकर चाकर के अकाउंट्स में पैसे लेता रहे इमरान खान साहब, और उस पे उन पैसों से जो कि पार्टी फंड में आए थे उससे वो अपना गुजर बसर जो है वो कर रहे थे। और तो ये वही सूरत हाल है जो अगर आपको याद हो मकसूद चपड़ासी जो कि एक केस 16 अरब रुपए का टीटीज़ का केस, मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौजूदा वज़ीर आज़म और हमज़ा शहबाज उनके साहबजादे साबका वज़ीर आला पंजाब, उनके खिलाफ केस था और उसमें मकसूद चपड़ासी था जो कि उनका मुलाजिम था, उसके अकाउंट्स में पैसे आ रहे थे, टीटीज़ आ रही थी तो वो नहीं मिल रहे थे। तो अब एक पैरेलल जो है उस तरह का केस बनाने का प्लान है कि जी इसमें आइडेंटिफाई किए जाएं। आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर तनकीद होती रही कि किस तरह पाकिस्तानियों को गैर मुल्की डिक्लेयर किया गया उन 34 लोगों में जो कि अब सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपने आप को बता रहे हैं कि जी हम या तो ड्यूल नेशनल हैं या पाकिस्तानी हैं। और कंपनीज में भी अब सामने आ रही हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे कि एक ऐसी कंपनी है जो कि फैसलाबाद में उसका हेड ऑफिस है और फैसलाबाद में लोकल पाकिस्तानी कंपनी है। उन्होंने भी 2012 में फंडिंग दी थी और उसको भी उस कैटेगरी में डाला गया जो फॉरेन / प्रोहिबिटेड फंडिंग के ज़ुमरे में आता है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है कल रेड जोन में आने की। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि जी सिर्फ इमरान खान साहब नहीं बल्कि पूरा टब्बर मुजरिम है और इनको गिरफ्तार करना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सदर अलवी साहब को फौरी मुस्तफ़ी होना चाहिए। इसी इलेक्शन कमीशन के फैसले के उसमें ज़ुमरे में उन्होंने कहा है कि क्योंकि उन्होंने भी फंडिंग की हुई है या उनकी किसी तरह उनका नाम आया तो उनको भी फौरी मुस्तफ़ी होना चाहिए और गिरफ्तारियां फौरी होनी चाहिए। और जो ईसी का इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म है। तो इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर हमीदुल्लाह जान आफरीदी, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना रहमान ग्रुप। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। जमशेद इकबाल चीमा साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया
चीमा साहब, आपके भी वक्त का, राना सनाउल्लाह साहब ने पीटीआई फॉरेन जो फंडिंग या ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से जो आज गुफ्तगू की, वो मुख्तसर सी, वो ज़रा सुन लें तो उसके ऊपर फिर मैं आपका कमेंट लूँगा। जी जमशेद चीमा साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने आपने सुन ही लिया होगा, वो फरमा रहे हैं कि जनाब ये फॉरेन एडेड पार्टी साबित हो चुकी हुई है, इमरान खान साहब फॉरेन एजेंट साबित हो चुके हैं और इस तरह इन्होंने गैर मुल्की पैसा इंडिविजुअल या कंपनियों से लिया और इसे पाकिस्तान की सियासत को ख़राब करने के लिए इस्तेमाल किया। और फिर उन्होंने कहा कि फ़ॉरेन एजेंट का मौजूदा हुकूमत और इत्तेहादी हुकूमत कल फ़ैसला करने जा रही है, इसमें बुनियादी फ़ैसले होंगे, कल काबीना का इजलास होने जा रहा है। तो इतलात ये भी आ रही हैं कि शायद रेफरेंस फौरी तौर पर दायर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और आज हम देख रहे थे कि पीटीआई की भी लीगल टीम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो क्या देखते हैं, इस फैसले को जवाज़ बनाकर आप लोगों के लिए काफ़ी तंगी जो है वो लाने की कोशिश कर रही है मौजूदा हुकूमत? देखें, ये जो राणा साहब ने बात की है कि बड़ी बड़ी बुनियादी तब्दीलियां, वो बात ठीक कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की सियासत में या पाकिस्तान की रियासत में बुनियादी तब्दीलियां होने जा रही हैं। पाकिस्तान की रियासत में ये है कि यहाँ पे हिस्टोरिकली बेहतर सियासतदानों को मार दिया गया या फारिग कर दिया गया। हम लियाकत अली खान की बात करें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करें, जुनेजो की बात करें, हम यू कैन से फातिमा जिन्ना की बात करें या इमरान खान की बात करें, और जिनको बचा लिया गया वो जरदारी साहब थे, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, अजगज़ई साहब है, मौलाना फजल रहमान है। ये जितने करप्ट सियासतदान हैं उनके लिए बड़ा फेवरेबल मौसम रहा है और यहाँ की रियासत ने करप्ट सियासतदानों को बाकायदा उनकी आबियारी की है। बार बार एनआरओ देते हैं, कभी दो जूते मार लेते हैं, निकाल देते हैं, अंदर दे देते हैं, फिर निकाल के एनआरओ दे के वापस ले आते हैं। तो ये पुराना चलन था। और दूसरी बात कि हमारे लिए आखिरी हुक्म वो होता था जो अमेरिका से आता था, कि जो हुक्म उधर से आ गया और सारी कौम अमेरिका की तरफ देखती थी, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखती, वो क्या चाहते हैं। और काना फूंसी में कान खोल खोल के, लंबे करके, कान बड़े करके MNAs MP पूछते थे कि वो लोग बॉयज क्या चाहते हैं, तो उसको ओबे करने चलते थे। आज पाकिस्तान बदल गया है। आज पाकिस्तान की रियासत बड़ी हो गई, 22.5 करोड़ लोग हैं, उसमें से 1 करोड़ लोग बाहर गए हुए हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं। जब पढ़े लिखे लोग हैं तो ये एक करप्ट रियासत को, करप्ट सियासत को मानने को तैयार नहीं है। ये आप कह लें कि नालायक लोगों की या लायक लोगों की नालायक औलाद को कबूल करने को तैयार नहीं। सारी दुनिया से बादशाह खत्म हो गई, मेरे मुल्क में वो मौजूद है। मेरे मुल्क में मुफ्ती महमूद के बाद फजल रहमान के बाद अगला उसका बेटा, नवाज शरीफ के बाद उसकी बेटी, भुट्टो के बाद उसकी बेटी, और उसके बाद दामाद, और उसके बाद निवासा। इस बात को पाकिस्तान का सीन तबका मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा ये खुली जंग है। और आप कह लें कि इस मुल्क में इस वक्त आलमी साम्राज्य और पाकिस्तानी साम्राज्य एक तरफ है, इमरान खान और अवाम एक तरफ है। लिहाजा इस जंग में कौन जीतता है ये फैसला होगा। लेकिन अवाम वर्सेस आप कह लें कि साम्राज्य, ये एक सफबंदी हो चुकी है। आपको लग रहा है कि ये अब हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब और पीटीआई के इर्द गिर्द दायरा जो है वो तंग करने जा रही है? हुकूमत की औकात क्या है? हुकूमत तो 40 किलोमीटर के एरिया में है। हुकूमत की औकात क्या है? हुकूमत के पल्ले क्या है? हुकूमत की बात नहीं है, ये बात है साम्राज्य की, आलमी और पाकिस्तानी। पैसे के जोर पे, बाहर के ड्रोन के जोर पे, उन गन्नों के जोर पे जो जिनकी तनख्वाह हम देते हैं, ये पाकिस्तान के अवाम के अपोजिट खड़े हैं, पाकिस्तान के अवाम के सामने खड़े हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपका ख्याल है कि ये बेसिकली वोट की ताकत से भाग रही है हुकूमत, आप यही कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वोट की ताकत से भाग रहे हैं, वोट की ताकत को रिफ्यूज कर रहे हैं, इज्तिमाई दानिश को मानने को तैयार नहीं है। चंद लोग बड़ी दीवारों के पीछे, बड़ी बिल्डिंगों में बैठ के फैसले करना चाहते हैं, जो करते रहे हैं। अब हो नहीं सकते, अब ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, इस वक्त इज्तिमाई दानिश, आपको पता है, मुझे पता है। जमशेद इकबाल चीमा साहब, इज्तिमाई दानिश यानी कि आप कलेक्टिव विजडम की बात कर रहे हैं कि उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं यही कह रहा हूं कि कलेक्टिव विजडम को मानने को तैयार नहीं है। वोट को इज्जत देने वाली बात जो उसको मानने को तैयार नहीं। देखें, मैं एक हिस्ट्री होती है। इस वक्त बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है आपको पता है, मुझे भी पता है। और पाकिस्तान में सबसे जो बुरी हुकूमत है वो बलूचिस्तान की है। तो वो अगर कोई तबका समझता है कि हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े मुहब्बे वतन हैं, हम इस मुल्क की सरहदों के भी मुहाफ़िज़ हैं, और क्या नाम है इसकी,
ये जो नजरियाती सरहदों उसकी मुहाफिज हैं, तो फिर बलोचिस्तान की हुकूमत ठीक करके दे दो भाई। आप जो पाकिस्तान की हुकूमत में, पाकिस्तान की हुकूमत में बार-बार इंटरफेयर करते हैं, बलोचिस्तान की ठीक कर लो। सही, बिल्कुल। जमशेद इकबाल चीमा साहब, मुझे अब मालूम नहीं कि आज बलूचिस्तान की हुकूमत का किस तरह मतलब जिक्र आ गया, किस हवाले से कि वो ठीक नहीं है हुकूमत। चलें वो उस पर भी बात कर लेते हैं। जी सेनेटर हमीदुल्लाह जान आफरी साहब, दायरा पीटीआई के इर्द गिर्द इमरान खान साहब के इर्द गिर्द तंग करने जा रहे हैं। अवाम के वोट से अवाम का जो रिएक्शन आया है, जो रजीम चेंज 9 अप्रैल के बाद। देखें हैदर ज़मीर, मेरे ख्याल हैदर ज़मीर साहब, पीटीआई का बेसिकली लोगों को पता चल गया। एक तो 4.25 साल इक़्तिदार में रह के जो इनकी परफॉर्मेंस थी वो भी पूरी दुनिया को पता चल गई कि क्या परफॉर्मेंस थी। आज बलूचिस्तान की हुकूमत ख़राब हो गई, कल जब इनके साथ थे तो ठीक थी। कल शेख रशीद जो था चपड़ासी के रखने के काबिल नहीं था, उसके बाद शेख रशीद ठीक हो गया। कल परवेज़ इलाही जो था डाकू था पंजाब का सबसे बड़ा, आज वो वज़ीर आला के लिए ठीक हो गया। इनके इन ड्रामों से मज़ीद इनकी बचत नहीं होनी है। कानून बड़ा वाज़े है, बाहर के लोगों का, इम्पोर्टेड हुकूमत का। अब आप देख लें कि कितने वेस्टर्न कंट्रीज से और यूरोपियन कंट्रीज से जो कंपनियों की और फर्द वाहिद की वहाँ से फंडिंग हुई है, तो ये तो वाज़े हो गया कि भाई वो किसके लिए लगे हुए हैं, किसके लिए वो काम कर रहे हैं, किस पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मज़ीद पाकिस्तान के लोग इन धोखों में, ये झूठ की तकरीरों में और ये इतने ऑथेंटिसिटी से ये झूठ बार बार बोलना कि लोग आखिर में यकीन करने पे आ गए थे। लेकिन ये चीज़ें बड़ी वाज़े हैं और आईन और कानून अपना रास्ता लेगा, वो आपके सामने है। सबूतें आ गई हैं, फ़र्द जुर्म आयद हो गया है। अब ये ड्रामे कि जी ये सारा फलाना साम्राज्य थे, डिंगरा साम्राज्य तो एक आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता है, उसके अलावा ये सारे पाकिस्तान वाले चोर है, ये ड्रामा मजीद नहीं चलने लगा। जान आफरीदी, आपने ये बात की कि जी फॉरेन और प्रोहिबिटेड फंडिंग में कंपनीज और इंडिविजुअल्स आए हैं और वो सामने आ गए। एक विनको इंटरनेशनल एक कंपनी है जो कि फैसलाबाद में है और मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से जो इनके ओनर हैं। उन्होंने 2012 में 30 जनवरी 2012 में 10,000 रुपए का डोनेशन दिया था। उसको भी मतलब फॉरेन प्रोहिबिटेड फंडिंग और इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, नाम आ रहे हैं। मेरी बात सुने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले को जो कि बेसिकली मुतनाज़े हो जाता है जब पाकिस्तानियों को आप गैर मुल्की या गैर पाकिस्तानी डिक्लेयर कर देते हैं। कोई बाहर बैठा हुआ और उधर से भिजवाएगा तो बाहर से पाकिस्तान में लोकल कंपनी भी एक आध होगी, लेकिन ये 16 अकाउंट ये जो छुपाए गए थे और अंडरटेकिंग 16 है। अभी लेटेस्ट मैंने 13 थी कल तक, आज मैंने सुना है कि वो 16 अकाउंट्स हैं। तो इमरान खान जो अपने आप को दुनिया तरीन का सच्चा और इंसाफ वाला डिक्लेयर करता है, क्या वो बता सकता है कि ये छुपाने की क्या जरूरत थी? दूसरा, इसकी देखें कि 2012 यानी कि 13 के इलेक्शन से पहले ये सारा जो है ना तैयार हो रहा था और उस वक्त की मेजर फंडिंग जो है उस वक्त आई हुई है और इन्वेस्ट हुई है। तो इसमें लाजमी अभी मजीद पता चलेगा, इन्वेस्टिगेशंस होंगी, इदारे डिग आउट करेंगे। अब ये ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है, कल हुकूमत बैठ के इस पे फैसला कर रही है, ये फर्दर इन्वेस्टिगेट होगा और दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ सामने आ जाएगा। तो लेकिन मानना इन्होंने फिर भी नहीं है। शुरू कर दें, मानना कह रहे हैं फौरी तौर पर गिरफ्तारियां शुरू कर दी जाएं और इत्तलात आ रही हैं कि एफआईए को और पता नहीं दीगर लॉ अभी अदालत के भी फैसले आ जाएंगे। फौरी का मतलब यह है कि मजीद गवर्नमेंट लीनियंट ना हो। अगर आईन और कानून के अंदर आयद होती है उस पर वो चीज़, तो फिर उस पर फर्दर आगे डिले नहीं होने चाहिए। पहले ही काफ़ी डिले हो गए हैं। जो इदारों की तौहीन होते आ रहे हैं, कल केस लगा है सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी फैसला आने वाला है, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट आईन और कानून के मुताबिक ही कुछ कर सकेगा ना। इनकी तरह तो नहीं है कि नैब को इस्तेमाल करके सियासी लोगों को उठवा के उनकी तस्लील करके पर काट दिए। देखें, नैब की वजह से पूरा पाकिस्तान रुका हुआ था। ये खुद पीटीआई वाले भी कहते थे, ना पॉलिटिशियन आज तक कोई साबित कर सके कि ये चोर है। कितने लोगों की तस्लील की। इसके अलावा आपके मुल्क की तमाम ब्यूरोक्रेसी रुक गई थी। अगर कहीं 10,000 रुपए का दफ्तर का कोई काम था भी, तो जो ईमानदार और साफ लोग थे वो उसको हाथ नहीं लगा रहे थे, कह रहे थे हमारी मुफ्त में तस्लील होनी है 10 साल फिर इस बात से आपकी फंक्शनिंग रुक गई थी। तो ठीक है, आपका एक वो एस्पेक्ट कि कोई चोर हो, एम्बेलिशमेंट किए हो, गलत काम किए हो,
वो बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन उसके नेगेटिव रिपरकर्शंस जो होते हैं, आपकी मईशत खराब होती है, आपके इदारे खराब होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है, आपकी गवर्नेंस इफेक्ट होती है, उसका एस्पेक्ट भी तो देखना चाहिए ना। मुल्क का एक सिस्टम चलना होता है, तो अगर बेहतरी के लिए उसमें तरामीम हो रही है तो इस पे किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए। इस पर किसी को जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपको लगता है कि अब जिस तरह पहले जो ये अब तो दूसरा तरमीमी बिल आ गया 2022 का कौमी एहतसाब ब्यूरो का, और उस पर एतराज़ भी उठाया गया कि जी इतना कोरम के बावजूद, कोरम पूरा होने के मतलब ना होने के बावजूद जो है वो इसको मंजूर कर लिया गया, इतनी जल्दी किस बात की थी? तो क्या इनको क्यों जल्दी क्यों है? आपको क्या लगता है कि ये इनको भी नैब से कोई डर खौफ है, और अब सदर जो है वो नैब अदालतों के जजेस भी अपॉइंट नहीं कर सकेंगे? देखें, पहली बात तो ये कि नैब के बारे में, नैब जो जिसने जितने भी केस जमा कराए हैं वो हमारे दौर में देखिए 2-4 होंगे, सारे के सारे केसेस तो वही हैं जो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब पे जमा कराए और नवाज शरीफ साहब ने उनके खिलाफ कराए। और नैब को भर्ती भी इनका बना था, कानून भी बना हुआ था, उन्हीं का था, इन्हीं का था। बाकी सारे का सारा सिस्टम कह लें या इंफ्रास्ट्रक्चर कह लें, सारे का सारा जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने बनाया हुआ था, या मुशर्रफ साहब ने। आजकल ये सारे इकट्ठे हैं, ठीक है, आजकल तीनों इकट्ठे हैं, चारों इकट्ठे हैं माशाल्लाह। फजल रहमान साहब भी, जरदारी साहब भी, नवाज शरीफ साहब भी, और मुशर्रफ की जो पार्टी है वो भी, ये चारों इकट्ठे हैं। सो इन चारों बंदों ने नैब के बंदे भर्ती किए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, कवानीन बनाए, और इन चारों बंदों ने ही आप कह लें कि रेफरेंस जमा कराए। हमारा तो ये जितनी भी इंतकामी कार्रवाइयों की बात कर रहे हैं, बेइज्जती की बात कर रहे हैं, लोगों का काम न चलने की बात कर रहे हैं, ये सारी की जिम्मेदार ये है। ये तो गजनी 1, 2, 3 की तरह ना भूल जाते हैं कि किया किसने, भाई ये सारा आपने किया। चीमा साहब बिल्कुल सही है, चलें वो नैब पे तो चलें, मजीद भी बात होगी, लेकिन क्विकली मुझे ये बता दें, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, कि ये इमरान खान कौन से मुलाजिम थे जिनके अकाउंट्स में पैसे आते रहे? अगर बता दें, या फिर ब्रेक के बाद, अगर आप ब्रेक के बाद बता दीजिएगा, ब्रेक से मैं कंटिन्यू करूंगा, तो ये आप जरा इसको बता दीजिएगा। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन जी। जमशेद इकबाल चीमा साहब, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब के मुलाजमीन के अकाउंट्स में भी पैसे आते रहे फंडिंग के, आज मौलाना साहब हमें बता रहे थे, तो ये आप इमरान खान साहब के पास भी कोई मकसूद चपरासी था? देखिए, ये तो चाहे कि प्याली में तूफान लाने की कोशिश करें। आजकल सारा नैरेटिव ये बिल्ड हो रहा है कि पाकिस्तान में कोई भी ईमानदार नहीं है। भाई आप अगर बेईमान हो तो लोग कैसे बेईमान हो गए आप? और इसमें देखें, इमरान खान कहीं खड़े होकर तस्वीर बनाए तो उनके पास $22,000 मिल जाता है उनको, अगर एक बंदे के साथ तस्वीर बनवा लें। तो ये टोटल जो बात कर रहे हैं 22 या $25,000 की बात कर रहे हैं, और $25,000 जो है आया कहाँ से है? तो सारे पाकिस्तानियों का पैसा है। कंपनियां कौन सी हैं? वो भी पाकिस्तानी हैं, बार बार सामने आ रही हैं। ये तो चाहते हैं बेसिकली ये सारा मीडिया ट्रायल या कोई जबरदस्ती, मीडिया ट्रायल या जबरदस्ती। देखें, जिस तरह बात हो रही है ये आपका प्रोटेस्ट की बुरी हक है। आप प्रोटेस्ट की बात होती है तो आप घरों में छापे, बिल्कुल चले। आप जमशेद साहब, आपने अच्छा हुआ इस बात पे एक सेकंड, जमशेद इकबाल चीमा साहब, मैं चाहता हूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो एग्जैक्टली बात की है वो सुन लें इस प्रोटेस्ट के वाले से, तो फिर उस पर कमेंट कर दीजिएगा क्विकली। ये राना सनाउल्लाह साहब ने क्या फरमाया, जरा सुनवाइएगा जी। जी, जुल्म और बर्बरियत की कहानियां नहीं पेश करनी, उन्होंने तो वाज़े तौर पर जी वार्निंग दे दी है, बाकायदा थ्रेट कर दिया है कि अगर कल आप लोगों ने बाकायदा रेड जोन की जो वायलेशन करने की कोशिश की तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा। यानी कि वो 25 मई वाला एपिसोड रिपीट हो सकता है। तो आज वो मैं सुन रहा था, शेख रशीद साहब ने एक टीवी पर कहा कि रेड जोन को अगर राना सनाउल्लाह साहब ने ब्लड जोन बनाने की कोशिश की तो खबरदार उन्होंने किया। क्या कहते हैं जी जमशेद चीमा साहब, क्विकली? यार, राना सनाउल्लाह चवल जो बंदा है, कुछ आम सा आदमी है, क्या बात कर रहे हैं इसकी? सर, आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं सर, सुन लेना, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सुन ले, वो भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना। देखें, ये क्रिमिनल आदमी है, क्रिमिनल आदमी को ऐसे सुनाते हैं जैसे मतलब वहाँ बैठ के प्रोफेसर बात कर रहा है। भाई एक क्रिमिनल आदमी सिर्फ धमकियां देता। भाई हम देखें, पिछली बार हमने कहा 25 मई को हमने निकलना है, ये हमारे घरों पे 3 दिन पहले छापे मारने शुरू हो गए। उसे पता चल गया था कि हमने क्या जाके वहाँ को लाल असनेस करनी है। उसे पता चल गया था कि हमने वहाँ जाके कोई आग लगानी है, कब्जे करने हैं, कोई पत्थर मारने हैं।
भाई लोग तो अपने घरों में बैठे हुए थे तो घरों में पुलिस दाखिल हो गई। भाई आप दुनिया में देखें, ये एक जमहूरियत है, यहाँ एक कानून है, उस कानून के मुताबिक आप होते कौन है लोगों के घरों में छापे मारने वाले? आप होते कौन है कि चादर और चार दीवारी का मतलब आप पहले तकद्दुस पामाल करें? और आज जैसे कि रस्सी जल के बल नहीं गया कि आज है क्या इनके पास पल्ले में? ये एक छोटे से दायरे में बैठे हुए हैं दुम दबा के। ये है कौन कि ये हमें धमकियां देंगे जी? मतलब हम तो 80% लोग हैं इस मुल्क के, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, हुकूमत हमारी है। ये इस्लामाबाद में बैठे हुए 4 नीली वर्दियों वाले ये हमें रोक लेंगे? इनकी औकात क्या है? सही, चलें, मैं हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब से एडा बड़ा बदमाश है। चलें हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब से पूछ लेता हूं। वैसे तो जमशेद चीमा साहब मतलब माजरत से, लेकिन वो इलेक्टेड तो हैं, उनके पीछे भी वोट बैंक है, वो तो मतलब ठीक है, उनके खिलाफ केसेस या जो भी, वो तो आबिद शेर अली भी कहते हैं, उनके वाले साहब भी कहते रहे हैं, लेकिन एज एन ही इज एन इलेक्टेड मेंबर एंड दैट इज व्हाई ही इज मिनिस्टर इंटीरियर। धमकी क्यों दे रहे हैं राज? मतलब आप ये देखें ना ज़मीर, आप ये देखें कि अगर किसी मुलाजिम के अकाउंट में 25,000 हैं, खैर है 25,000 रुपए हैं, क्या हुआ? इमरान खान खुद कहता है अगर थोड़ी फॉरेन फंडिंग हो गई, हुंडी पे आ गए तो खैर है, क्या हुआ? मतलब ये इसको अपने लिए जायज़ करार दे रहे हैं, और कोई और करे तो ये कुफर हो गया, ये नाजायज़ है। देखें, इस्लामाबाद बड़ी सेंसिटिव जगह है, और आपने पास्ट में देखा है इनका रवैया, इनके इरादे। आप अभी भी टीवी पे सुन रहे हैं कि गालियों के साथ ये बताया जा रहा है कि हम कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, हम देख लेंगे, हमें कौन रोकता है। एक तरफ आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और ऊपर की तरफ से अगर सनाउल्लाह धमकियां दे रहे हैं तो साथ साथ आप भी धमकियां दे रहे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस? आप मुझे फर्क बताएं ना कि उसमें यह फर्क आ गया। अगर वो धमकियां दे रहे हैं वो भी ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन आप क्या जवाब दे रहे हैं? आप भी तो वही कह रहे हैं ना। तो आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, और इस्लामाबाद को ऐसा खुला नहीं छोड़ा जा सकता है। यहां पर हमारी एम्बेसीज हैं, यहां पे हमारे फॉरेनर्स हैं, यहां पर हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं। इस तरह अगर आते रहे और यही दिंगा मुश्ती चलती रही तो इसका तो ये इलाज नहीं है। एहतजाज के लिए नॉमिनेट किए गए जगहें हैं बाकायदा। ये I8 का ग्राउंड जो है, जमीयत उलमा इस्लाम वालों ने कहाँ किया, आपने खुद देखा। फिर नून और पीपल्स पार्टी और इनका जो मुश्तरका था उन्होंने कहाँ किया। ये PTI वालों का पास जो था मार्च में था या कब था, उन्होंने आपने देखा वो कहाँ हुआ। तो मतलब इस तरीके से अगर आप खुद भी ये कहेंगे कि नहीं ऐसी की तैसी हम देखते हैं, हमें कौन रोकता है, हम तो आएंगे। स्पेसिफिकली अगर इलेक्शन कमीशन के बाहर जाकर वो पुरअमन एहतजाज करके डिस्पर्स हो जाते हैं तो इसमें सर क्या गारंटी है? एक इशू क्या गारंटी है? क्या कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? क्राउड आता है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? पढ़ा लिखा क्राउड आता है। सर देख लिया आपने ना, कुछ अरसे पहले वो आपने पढ़ा लिखा क्राउड देख लिया। वो आग किसने लगाई, वो दरख्तों को किसने जलाया, वो बर्बादियां किसने की? वो तो PTI वाले कहते हैं कि ये हुकूमती लोग ही थे। तो बस कल ये फिर कहेंगे ये हुकूमती लोग थे, और हुकूमत कहेगा ये PTI वाले थे, हालात खराब होंगे। तो उसको महफूज रखने के लिए ये बेहतर है ये एहतजाज अपना रेड जोन के बाहर करें, और जो भी मरासला इन्होंने देना है इनको कौन रोकता है? 8-10 बंदे आके मरासला अपना पकड़ा दें इलेक्शन कमीशन को। लेकिन ये बजिद होना कि नहीं हम रेड जोन में घुसकर ये करेंगे, आपको लग रहा है तो कि ये वो नामुनासिब है। इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांगने आ रहे हैं, इसलिए मतलब सर आप देखें कि उनके आप तकरीरें देखें, उनकी आप बातें देखें कि इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या तासुरात हैं उनके। सही। तो अगर हमला आवर हो जाते हैं उस पर तो आप मुझे बताएं फिर कौन जिम्मेदार है इस चीज का? बिल्कुल सही। इस पर नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक की भी बात करेंगे, कुछ मईशत की तरफ भी नज़र डालने की कोशिश करेंगे कि अब बेहतरी आना शुरू हुई है, डॉलर एकदम नीचे गिरना शुरू हुआ है, स्टॉक मार्केट ने भी मतलब पॉजिटिव रिस्पांस किया है। ये कोशिशें किसकी थी? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप लोग जहां पे मईशत को छोड़कर गए उसके बाद ये जो रजीम आई उन्होंने सारा मलबा आप पर डाला कि जी जो भी तबाही आ रही है, लोड शेडिंग होना शुरू हुई आप लोगों की वजह से, रुपए ने अपनी कदर खोना शुरू की आप लोगों की वजह से, मईशत तबाही की तरफ चली आप लोगों की वजह से।
अब उसमें काफी दिनों बाद जो है बेहतरी आना शुरू हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब डॉलर एक दिन में 11 रुपए 38 पैसे नीचे आ गया, ये बहुत खुशाइंद और अच्छी खबर है। और इस पर जो स्टॉक मार्केट ने भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया, आईएमएफ की तरफ से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। इनिशिएट आपने किया था डायलॉग आईएमएफ के साथ, क्या कहते हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब? देखें, ये जो ना डॉलर था 168 रुपए, 178 पे चला गया 240 रुपए पे। 240 से नहीं होना चाहिए था, ये इसकी कीमत बनती है, ये एक है इंटरनेशनल इवेल्युएशन ऑफ करेंसी, ठीक है, एट करंट रेट। वो वर्ल्ड बैंक का एक इवेल्युएट करने का तरीका है। उसके मुताबिक आज जो पाकिस्तान की करेंसी, एक्चुअल करेंसी का रेट है, वो उसके 0.82 पे है। मतलब हम 18% हमारी करेंसी इस वक्त अंडर वैल्यू है ड्यू टू दी स्पेकुलेशंस। वजह ये कि आप जरदारी साहब की बात करें, नवाज शरीफ साहब की करें, फजल रहमान साहब की बात करें, ये सारे वो लोग हैं जो यहाँ पैसे लूटते रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, यहाँ से डॉलर बाहर ले गए, बाद में वापस ले आए, ठीक है। पाकिस्तान का रुपया होना चाहिए, डॉलर होना चाहिए यहाँ पे 205 रुपए, 206 रुपए का। 205-6 रुपए को ये ले गए 240 पे। आज 10 रुपए वापस ला के तो सारा मीडिया पे बैठ के कहेंगे कि अब क्या नाम है, इकोनॉमी ठीक होना शुरू हो गई। भाई देखो, 15 रुपए का बिजली का यूनिट था घर का, और बाहर कमर्शियल यूनिट था 30 रुपए का। आज है 62 रुपए 70 पैसे का। 62 रुपए 70 पैसे आप कमर्शियल यूनिट दें, 45 रुपए का आप इंडस्ट्री को यूनिट दें, तो आप समझिए कि इंडस्ट्री ठीक हो रही है। भाई कैसे ठीक हो रही है? आपकी 700 मिलियन डॉलर आपकी जुलाई में एक्सपोर्ट कम हो गई। 700 मिलियन डॉलर आपकी एक्सपोर्ट कम हो जाए तो आप मुझे डॉलर सुना रहे हैं कि डॉलर का 10 रुपए रेट कम हो गया। यार को खुदा का खौफ करें, हमने तो इकोनॉमी पढ़ी नहीं है, हम उल्लू के पट्टे हैं। ये मतलब इसहाक डार या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मिफ्ता इस्माइल, भाई बेवकूफ बनाओ जाके किस जंगल के लोगों को। क्या बात कर रहे हो? 700 मिलियन डॉलर आपकी एक महीने में एक्सपोर्ट कम हो गई, आपकी फॉरेन रेमिटेंस कम हो गई, आपका 2.3 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। 21 अरब डॉलर बनता है साल का 21 अरब डॉलर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। भाई आपका कौन में पंजाबी में कहते हैं आपका बाप देगा, कहाँ से आएगा ये तो सारे के सारे डोनर आपको दे दे, सारे के सारे फ्रेंडली कंट्री दे, फिर भी नहीं इतने पूरे होते। चीमा साहब, ये सही आपने ओवरऑल पिक्चर बता दी। मुझे ये बता दें कि एक क्रिटिसिज्म आया कि जी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो रेस्क्यू करने के लिए आए हैं इस हुकूमत को, क्योंकि शायद मिफ्ता इस्माइल साहब और जो इनके इकनॉमिक विजर्ड्स हैं उनसे मईशत को संभाला नहीं जा रहा था। तो आपका क्या ख्याल है कि ये उसका नतीजा है जो कि डॉलर में कमी आ रही है, आईएमएफ की तरफ से पॉजिटिव नोट आ रहा है? मैं आपसे एक सेंस पे बात करूं सर, ये आर्मी को अपने एहसास से कमतरी निकालना चाहिए। ये एहसास से कमतरी है कि जो जीत के आए वो भी पहले इनको सलाम करने जाए, जो जीतने जा रहा हो वो भी पहले इनको सलाम करने जाएं। ये साबित करें कि आप कह लें कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट फेल होती हैं तो बाद में ये रेस्क्यू करने आते हैं। भाई आपका क्या काम जाके फोन करने का? आपका काम क्या? आप अपना काम करें, आपका काम है सरहदों की हिफाजत करना, आप वो काम करें। आप बात कर रहे हैं कि जनाब आपने वेंडी से बात की, क्यों वेंडी से बात की आपने? आप बात कर रहे हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर जाके बात करके आता है रशिया, आप बाद में बात करते हैं गलत गए हैं। भाई आपका ये काम ही नहीं है। ये तरीका क्या आपने मतलब मुल्क को आपने कहा था कि कानून को आइन है मतलब ये, और इसको आप साबित कर रहे हैं कि जैसे वो रेस्क्यू करने आए हैं। भाई रेस्क्यू नहीं, वो ओवरस्टेप करते हैं, वो कानून तोड़ते हैं। ये आइन की खिलाफ वर्जी है, ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। आप इसे बना के पेश कर रहे हैं वो सेवियर हैं। ये सेवियर नहीं, मैं चाहूंगा क्योंकि सिस्टम को आपने ठीक नहीं होने दिया। बिल्कुल सही। मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, मैं इस पर सेनेटर हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब का पॉइंट लेना चाहूंगा, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जो सीनियर रहनुमा है JUIFA के, मेरे ही प्रोग्राम में इस बात को क्रिटिसाइज करके गए हैं। हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब, ओवर 100 डेज मईशत नहीं संभाली जा रही थी, पूरा हशर था, महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही थी, IMF के प्रोग्राम पे इन्हिसार था, अल्टीमेटली आर्मी चीफ साहब ने ये और देखें बाकायदा बुनियादी तौर पे कामरान मुर्तज़ा साहब ने बाकायदा इसको क्रिटिसाइज किया। आप बुनियादी तौर पे देखें जो तल्ख और सख्त फैसले इस हुकूमत ने किए हैं पेट्रोल और बिजली के मद में, जो अभी मेरे ख्याल से हर एक को पता है कि वो कितने तल्ख। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून, मैं समझता हूँ कि पंजाब की सबसे पॉपुलर पार्टी है और स्पेशली लाहौर की, वो अनबीटेबल है वहाँ। लेकिन इन फैसलों की वजह से आपने रिजल्ट देखा कि उनके साथ वहाँ क्या हुआ। लेकिन मुल्क की मफाद में और मुल्क की बेहतरी के लिए उन्होंने ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। जिस तरह PTI हुकूमत चला रही थी, इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं और इधर 10-10 रुपए पर लीटर गिराए जा रहे थे, नोइंग
कि हम 2-3 महीने में जा रहे हैं, जो वो कह रहे थे ना कि मईशत माइंस बिछाए गए हैं, वो ये वजह ही थी। अब ये खुद बता रहे हैं कि बाहर 30 रुपए और इधर 15 रुपए यूनिट हम बेच रहे थे बिजली। कहां से आप पूरा कर सकते हैं? आप मुझे ये बताएं। हर पॉलिटिकल पार्टी का हेड या गवर्नमेंट ये चाह रही होगी कि हम लोगों को गैस बिजली मुफ्त दें ताकि हमारी वाह हो जाए और पॉपुलैरिटी हो जाए, लेकिन आपने अपने सिस्टम और इकोनॉमी को देखना होता है। दूसरा, जिस आर्मी की ये बात कर रहे हैं, क्या ये भूल गए कि ये वही आर्मी है जिनके कंधों पर बैठ के आपको इक्तदार मिला? आपकी ये पोजीशन थी नहीं कि आप 100 और 150 सीटें लेके असेंबलियों में आए। क्या ये भूल गए जब इमरान खान को उंगली से पकड़ के अमेरिका लेके गया यही आर्मी चीफ, और जिसको 21 तोपों की सलामी दी गई, क्या वो कौन था? उस वक्त आर्मी का अमल दखल जायज था। आज अगर वो मुल्क की मफाद में इकोनॉमी के लिए बात करता है तो कहता है नहीं, ये ममनू है, उनको अपनी जूतों में रहना चाहिए। ये कैसा दोगलापन है कि आपके लिए जायज है लेकिन मुल्क के दूसरे बेहतरी के लिए अगर किसी पार्टी के लिए वो करता है तो वो नाजायज है। देखिए, इन्हीं चीजों की वजह से अवाम को पता चल गया है इनकी इन चीजों का। अब वो इतने बेवकूफ और नासमझ नहीं है। मैं दावे से कहता हूं कि 10 दिन पहले पीटीआई का एक बड़ा मजबूत वफ्द इसी आर्मी चीफ के साथ और DGISI के पास माफी मांगने के लिए गए हैं कि हमें माफ कर दें, हमसे गलती हो गई है, आइंदा हम एहतियात करेंगे, आप हमसे नाराज ना हो। एक मिनट, टीवी पर बैठ के ये बातें करते हैं और हकीकत हमीदुल्लाह जान आफरीदी, एक मिनट के लिए ये बात जरा दोबारा बता दें। आपने कहा कि मैं वसूख से, वरना मैं जो नाम लूं वो हल्फन कुरान पे हाथ रख के बता दे कि ये झूठ है। क्या नहीं कह सकते क्या कि हम गए DGISI और आर्मी चीफ के पास माफी मांगने के लिए कि हमें माफ कर दिया जाए, हमसे गलतियां हुई है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, सर, तहरीके इंसाफ की इमरान के नीचे जो सेकंड टियर की लीडरशिप है उनकी बात कर रहा हूं, इमरान खान की बात नहीं कर रहा हूं खुद। लेकिन जाहिर है माफी मांगने, यस, माफी मांगने। हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब ने जो बात की है, जमशेद इकबाल चीमा साहब 30 सेकंड्स प्लीज रिस्पॉन्ड कर दें। देखें, ये बात अहम ही नहीं है, ना हमारी कोई लड़ाई है, ना हमने किसी से माफी मांगनी है, ना किसी को माफी देनी है। हम तो सिंपल सी बात करते हैं कानून की, और ये झूठ बोल रहे हैं बाकायदा। ये दूसरी बात ये कि झूठ बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं चीमा साहब अगर मुझे इजाजत दें, चीमा साहब अगर इजाजत दे, मैं आज ये नेशनल टीवी पे नाम लेता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। मैं मुनासिब नहीं समझता हूं, लेकिन आप इजाजत दें तो मैं नाम लूं उनके। वो 3 बार आपने बात की, क्यों, क्या मतलब क्या इसका? नहीं, मैं तो सर कंफर्म करवाना चाहता था कि मैं तो चाहता हूं कि अगर ये ओन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं मैं हल्फन नाम लेना चाहता हूं। कहां लिखा है वजीर खजाना वो है? अगर वो है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप घर जाएं। क्या? अगर वजीर खजाना आपका आर्मी चीफ है तो फिर आप घर जाएं। आप क्यों बैठे हुए हैं? आप क्यों कहते हैं हम हुकूमत है? आप नहीं है हुकूमत फिर? नहीं, तो आपके लिए नामुनासिब है उनका इन्वॉल्व होना, आपके लिए मुनासिब है और उनके लिए नामुनासिब है। चलें, अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन, बिल्कुल बहुत जमशेद इकबाल चीमा साहब, सेनेटर हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब। नाज़रीन, सेनेटर हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब ने बड़ी खबर दी और वो कह रहे हैं कि वो हल्फन ये कह सकते हैं, बता सकते हैं, और बावसूख जराए से वो बता रहे हैं कि PTI का एक सीनियर वफद जो है वो आर्मी चीफ और DGISI से मिले और उनसे वो मामला बेहतर करना चाहते थे, माफ़ी मांगना चाहते थे और शायद वो उनके साथ दोबारा भी चलना चाहते हैं। अब ये हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब ने मुबैना तौर पर मेरे प्रोग्राम में ये बात की है। इस पर आने वाले दिनों में देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। अब तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। National Song Competition powered by Jazz, supported by the Ministry of Information and Broadcasting and supported by the ISPR.